नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत आपको आज शुरू कर रहे हैं। हमारे इस साइकोलॉजी के अंदर 9 विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट जो क्लासें आपको चल रही है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आप लोग सभी क्लासों को अटेंड करते रहिएगा और देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान आपकी कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, हमारी शिक्षा मनोविज्ञान जो है बाल विकास मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत अपने 5 यूनिट हैं, ठीक है ना। और ये अभी तक पहली यूनिट चल रही है। मैं रीट के सिलेबस के अनुसार ये आपको पढ़ा रहा हूँ, यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। आपको मैं बता देता हूँ कि इस क्लास के अंतर्गत हम सिगमंड फ्राइड ने विकास के 2 सिद्धांत दिए थे। पहला हमारा दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और दूसरा दिया था मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। आज हम दोनों पर चर्चा करेंगे इस क्लास में, तो पूरा एंड तक आप लोग क्लास को देखिएगा और क्लास का लुत्फ उठाइएगा। तो देखिए, विकास के 9 सिद्धांतों के आपको मैं एक बार नाम बता देता हूँ, फिर हम एक एक सिद्धांत को हर क्लास में क्लियर करेंगे। पहला है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। दूसरा है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, इसके भी प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्राइड। तीसरा विकास का सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का है। चौथा है पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, यह है साथियों यूरी ब्रॉन फैन बैनर का। अगला है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का। ध्यान रखना आपको, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने भी दिया था, और एक अपना साथियों हम आगे पढ़ेंगे दूसरा जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया था, और इसी सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है नैतिक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का हम पढ़ेंगे, और नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का भी पढ़ेंगे। और अंतिम है हमारा भाषा विकास सिद्धांत नॉम चॉम्स्की, जिसको हम जनरेटिव ग्रामर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो हर एक क्लास में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और आज इस क्लास में हम आते हैं साथियों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी साथियों। इसमें सिगमंड फ्राइड साहब ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई? 3 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था बताई थी चेतन मन अवस्था, यानी चेतन अवस्था। मन की पहली अवस्था कौन सी है? चेतन अवस्था। दूसरी बताई थी अर्धचेतन अवस्था, और तीसरी बताई थी साथियों हमारी अचेतन अवस्था। तो 3 हो गई हमारी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन मन की जो अवस्था है साथियों, हमारे मस्तिष्क में 1/10 भाग होती है, यानी कि 10वां भाग होती है ये। और इसमें मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल जागृत अवस्था में होता है। मस्तिष्क कैसा होता है? जागृत अवस्था में। दूसरी अवस्था है अचेतन मन की अवस्था, जिसका लगभग 90% भाग होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर। और इसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। कटु अनुभूतियों, दुखद बातों और दमित इच्छाओं का भंडार इसमें पाया जाता है। ये विशेषता है अचेतन मन की कि कटु अनुभूतियों, दुखद बातों और दमित इच्छाओं का भंडार। इसका मतलब ये सब अवस्थाएं किस में होती हैं? अचेतन मन के अंदर। तीसरी जो अवस्था बताई थी साथियों वो है अर्धचेतन मन। चेतन व अचेतन मन के जो बीच की अवस्था है वो कहलाती है अर्धचेतन अवस्था। इसके अंदर याद की गई बातों को भूल जाना या फिर अटक जाना, हकलाना आदि बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती हैं। ये सभी जो स्थितियां होती हैं, जैसे कोई बात हम भूल जाते हैं या फिर किसी बात को बोलते बोलते अटक जाते हैं, हकलाने लगते हैं, तो ये सब जो स्थितियां होती हैं, कंडीशनें होती हैं, ये सब हमारी अर्धचेतन मन की अवस्था में आती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तीनों ही स्थितियों का पता चल गया होगा, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अगर प्रश्न आए तो यहीं से करना है आपको। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से भी 3 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है ना। यही है वो, कौन कौन सी 3 अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। पहली है इड, दूसरी है ईगो और तीसरी है सुपर ईगो।
इड को हम इदम बोलते हैं हिंदी में, ईगो को हम अहम बोलते हैं और सुपर ईगो को हम परम अहम बोलते हैं। इड का संबंध हमारा अचेतन मन से होता है, जिसमें बच्चा कुसमायोजन की स्थिति को धारण करता है। ईगो के अंतर्गत ईगो जो है हमारी एक चेतन मन की अवस्था में आता है। इसमें बालक समायोजन करने लगता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ईगो का संबंध किससे है? चेतन मन से है, जिसमें बच्चा समायोजित होता है। और इड का संबंध है हमारा अचेतन मन से, जिसमें बच्चा कुसमायोजित होता है। अब हम इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों की स्थितियों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे इड का संबंध जो है साथियों, ये एक सुखवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसमें बच्चे को सुख प्राप्त होता है। ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें ज़्यादातर बच्चे की इच्छाओं का भंडार पाया जाता है। अनैतिक व अपराध कार्य भी करने लगता है। अगर कोई बच्चा अनैतिक और अपराध कार्य करता है तो वो किस वजह से करता है? इदम की वजह से। इसमें इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे की पशु प्रवृत्ति होती है। बच्चा इतना ज्ञानी नहीं होता, बच्चा हमेशा अबोध होता है। जिस तरीके से पशुओं में प्रवृत्ति पाई जाती है, अच्छे और बुरे को नहीं जान पाता, तो वो इस स्थिति पाई जाती है हमारी इड के अंतर्गत। ये अचेतन मन की अवस्था से संबंधित है। और बच्चे का अगर कुसमायोजित होता है, अगर बच्चा कुसमायोजन की स्थिति में जा रहा है, तो समझ जाइए उस पर किसका संबंध है, किसका प्रभाव है? इदम का प्रभाव है। दूसरी हमारी स्थिति आती है ईगो की, जिसको हम अहम के नाम से जानते हैं। इसका संबंध वास्तविक सिद्धांत से है। पूछा गया है कई बार, ईगो का संबंध किससे है? सुखवादी सिद्धांत से, अहम से और वास्तविक सिद्धांत से। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ऑप्शन में। तो ईगो का अगर आपसे संबंध पूछा जाए तो ये वास्तविक सिद्धांत पर आधारित है। चेतन मन से इसका संबंध है। ईगो जो है साथियों, इड तथा सुपर ईगो के बीच के संतुलन का कार्य करता है। इसी वजह से तो ये सुख वास्तविक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसमें समायोजन की अवस्था पाई जाती है। जब बच्चे के अंतर्गत अहम हो जाता है, तो अहम यानी ईगो होने पर बच्चा खुद को समायोजित कर लेता है। इसमें व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है। बच्चा क्या होता है? अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद है सुपर ईगो। इसको बोलते हैं साथियों परम अहम। इस स्थिति में आकर के बच्चा आदर्शवादी बन जाता है। ध्यान रखना, आध्यात्मिकता के कार्यों पर ध्यान देने लगता है, आध्यात्मिक कार्य करने लगता है, नैतिक और आदर्शवादी बन जाता है। जैसे महात्मा गांधी की तरह, विवेकानंद की तरह, सरस्वती दयानंद सरस्वती की तरह। तो उन सभी लोगों में क्या चीज़ पाई गई? सुपर ईगो पाई गई। अगर ऐसी स्थिति होती है तो बच्चा आदर्शवादी सिद्धांत को पालन करेगा, आध्यात्मिकता के कार्यों में ध्यान देगा, नैतिक और आदर्शवादिता रखेगा, आदर्शों की अधिकता। अगर आदर्श किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं साथियों, तो वो कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है, तो उस स्थिति में बच्चा खुद को समायोजित नहीं कर पाता है और कुसमायोजन की ओर बढ़ने लग जाता है। उसको अभिमान हो जाता है सुपर ईगो में भी। अगर ज़्यादा किसी बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस की अवस्था बोलते हैं, उस स्थिति में अपने आप में क्या हो जाता है? कुसमायोजित होने की स्थिति का जिम्मेदार भी होता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। आगे हम चर्चा करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी जिक्र किया था। जिस तरीके से विलियम मैकडोगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही संवेग बताए थे, वो अलग हैं। ध्यान रखना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है, आगे हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों में विलियम मैकडोगल की मूल प्रवृत्तियां, वो अलग हैं साथियों। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मैं सिगमंड फ्राइड की 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करूँगा। 2 मूल प्रवृत्तियाँ उन्होंने बताई थी। पहली है जिजीविषा, जिसको हम जीने की इच्छा कहते हैं, और दूसरी है मृत्यु की इच्छा, जिसको हम मुमूर्षा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी आपको शब्द दिए जाते हैं ज़्यादातर। जिजीविषा को हम इरोश कहते हैं और मुमूर्षा को हम थॉर्नटस कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग दोनों ही शब्दों को। अगर सिगमंड फ्राइड की मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया जाए तो 2 होती हैं। पहली है जिजीविषा और दूसरी है मुमूर्षा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद रख लिया होगा आपने। अब इन्होंने कुछ और फैक्ट बताए थे। इन्होंने स्वमोहन, स्वमोह क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में नार्सिस्म कहते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई स्वमोह या नार्सिस्म किसे कहते हैं,
अपने आप से प्रेम करने तथा अपने आप में मस्त रहने की जो क्रिया है उसको हम नार्सिस्म कहते हैं। और यह जो प्रवृत्ति पाई जाती है साथियों, ज़्यादातर शिशु अवस्था में पाई जाती है। स्वयं यौवन, इसका मतलब अपने आप से प्रेम करना, खुद में मस्त रहना, ये सब जो अवस्था पाई जाती है शेष अवस्था के अंतर्गत होती है। देख लो, बच्चा जो होता है शिशु अवस्था में अपने आप में मद मस्त रहता है, अपने आप से प्रेम करता है। तो पूछा जाए कि स्वयं मोहन क्या है, तो ध्यान रखना, स्वयं से प्रेम करने की क्रिया क्या कहलाती है? नार्सिस्म कहलाती है। क्लियर? उसके बाद उन्होंने ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में भी चर्चा की थी और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में। ऑडिपस क्या होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, और लड़कियों में क्या पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाने के कारण वो अपने पिता से प्रेम करती हैं। आप लोगों का एक लोगो फेमस चल रहा है आजकल, मैं आपको बता दूं, पापा की परी। ध्यान रखना इससे आप लोग, पापा की परी। लड़कियों को क्या बोलते हैं? पापा की परी। तो लड़कियां किसकी तरफ आकर्षित होती हैं? पापाओं की तरफ, पिताजी की तरफ। ठीक है, पिता से अधिक प्रेम करती है। क्यों करती है? उनमें इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। लड़कियां किससे प्रेम करेंगी? अपने पिताजी से प्रेम करेंगी। लड़के किससे प्रेम करेंगे? अपनी माता से प्रेम करेंगे। और दोनों की वजह आप लोगों को याद होना चाहिए। लड़कियों का पिता से प्रेम करना किस कारण से होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। और लड़के अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, किस वजह से करते हैं? ऑडिपस ग्रंथि की वजह से। प्रश्न अगर पूछा जाए तो गलत मत करके आना। फैक्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद इन्होंने लिबिडो के बारे में बताया। लिबिडो एक काम प्रवृत्ति है साथियों। क्या है? काम प्रवृत्ति, इच्छा है, किसी काम की इच्छा है। काम प्रवृत्ति जो होती है उसको हम लिबिडो कहते हैं। और सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो लिबिडो होती है एक स्वाभाविक प्रकृति होती है। यदि इस प्रवृत्ति का हम दमन कर देते हैं तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। काम प्रवृत्ति का मतलब आप समझ पा रहे हैं, यह अवस्था ज़्यादातर किशोरों में पाई जाती है, किशोर किशोरियों के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है ना? तो अगर इस स्थिति के अंतर्गत काम की प्रवृत्ति जागृत होती है तो आप इसका दमन नहीं करें। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका दमन कर दिया तो आप लोग अपने आप को संयम में नहीं कर पाएंगे, कुछ समायोजित हो जाएंगे। तो काम की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? लिबिडो कहलाती है। यह भी सिगमंड फ्राइड ने जिक्र किया है। उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट बताया था शैशव कामुकता, यानी शेष अवस्था में भी एक काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो कौन सी है? सिगमंड फ्राइड में उनके शिष्य युंग के बीच में मतभेद हो गया। अब उनके एक शिष्य थे जिसका नाम था युंग। कहीं कहीं पर साथियों ये जुंग शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। युंग और जुंग इसका मतलब एक ही है। तो ये सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। इस बात को लेकर के, किसको लेकर? शैशव कामुकता को लेकर के इन दोनों में लड़ाई हो गई। और इस मतभेद के बाद में युंग साहब ने एक अलग सिद्धांत दिया था जिसका नाम रखा था उन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या रखा था? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो अब आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो आपको याद रखना जुंग साहब है। कौन है? जुंग साहब। और मनोलैंगिक, क्या याद रखना है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पूछा जाए तो सिगमंड फ्राइड है। ठीक है ना? सिगमंड फ्राइड है। दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मकवाद सिद्धांत देख लो आप लोग, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, दोनों में अंतर समझिए। मनोविश्लेषणात्मक पूछा जाए तो सिगमंड फ्राइड होगा। कौन होगा? सिगमंड फ्राइड। मनो शब्द अगर जुड़ रहा है तो सिगमंड फ्राइड, और विश्लेषणात्मक सिद्धांती है तो क्या आंसर होगा? जुंग होगा। दोनों में डिफरेंट समझ लीजिए आप लोग। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड और विश्लेषणात्मक सिद्धांत जुंग साहब। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को और गलत कर देते हैं एग्जाम के अंदर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ।
अगला हमारा सिद्धांत आता है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ठीक है, जहाँ पर मनो शब्द लिखा हुआ मिलेगा ना साथियों, जैसे मनोलैंगिक, मनोविश्लेषणात्मक, तो ये सिगमंड फ्राइड के हैं, और केवल विश्लेषणात्मक शब्द लिखा हुआ है तो वो युंग का है। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड का है, जिसको हम साइको सेनुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। अब इसके बारे में आप लोग चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। ये पॉइंट, ये लाइन अंडरलाइन मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि मनोलैंगिक विकास जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना काम प्रवृत्ति पर आधारित है। सिगमंड फ्राइड ने काम प्रवृत्ति पर बल दिया था, लिबिडो पर बल दिया था। सिगमंड फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति जन्म से ही पाई जाती है तथा अलग अलग अवस्थाओं में इसका स्वरूप भी अलग अलग होता है। इस आधार पर सिगमंड फ्राइड ने इस मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई और 5 अवस्थाओं के द्वारा समझाया है। पहली अवस्था उन्होंने बताई थी मुखीय अवस्था, जिसको हम ओरल स्टेज कहते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, पहली अवस्था कौन सी है? मुखीय अवस्था, ओरल स्टेज। ये होती है साथियों जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की। इस अवस्था के अंतर्गत काम प्रवृत्ति जो होती है वो मुख्य क्षेत्र में केंद्रित होती है। अब लोग कैसे कहेंगे आप सब कि भाई मूल जो काम की प्रवृत्ति है इसमें बच्चे के दांत आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं? दांत आने लग जाते हैं। तो इस अवस्था में वो दांतों से हर किसी व्यक्ति को काट लेता है, उसके मसूड़ों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो ये भी एक काम प्रवृत्ति है साथियों। तो इसलिए इस अवस्था के अंतर्गत हमारी जो काम की प्रवृत्ति है वो मुख के द्वारा प्रदर्शित होती है, मुख में केंद्रित होती है, और ये अवस्था होती है जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक। तो ये पहली अवस्था हुई मुखीय अवस्था, याद रखेंगे। दूसरी अवस्था उन्होंने बताई थी गुदीय अवस्था। ठीक है, गुदीय अवस्था इसको बोलते हैं एनुअल स्टेज। ये 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वो गुदा क्षेत्र में होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक जिद्दी, आक्रामक और धारणात्मक हो जाता है। तो अब देखिए मैं आपको गुदी अवस्था के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल सीधा बता देता हूँ। जब बच्चे फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उनके गुदा क्षेत्र में खुजली चलने लगती है। ठीक है ना, तो इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि जो गुदा क्षेत्र होता है साथियों, उस गुदा क्षेत्र के अंतर्गत जलन होने लगती है। तो बच्चा उस स्थिति के अंतर्गत जिद्दी, गुस्सा, आक्रामक, धारणात्मक हो जाता है। तो दूसरी अवस्था हो गई गुदीय अवस्था, जो जन्म 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक के मध्य पाई जाती है। इसकी उम्र भी याद रखना हर एक अवस्था की। नंबर 3 पर आती है लैंगिक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फैलिक स्टेज। ये 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इसकी उम्र याद रखना। इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। किधर जाएगा? जननांगों की तरफ। जैसे ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का जो विकास इसी अवस्था में होता है। ध्यान रखना, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास लैंगिक अवस्था के अंतर्गत ही होता है। ऑडिपस ग्रंथि की वजह से ही जो लड़का होगा अपनी माँ से प्रेम करता है और लड़की जो होती है अपने पिता से प्रेम करती है। यही प्रभाव जो है साथियों ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का होता है किस अवस्था में? लैंगिक अवस्था में। इसकी आपको आयु याद रखनी है 3 से लेकर के 6 वर्ष। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चौथी अवस्था उन्होंने बताई थी अदृश्य अवस्था, जिसको हम प्रसुप्ति अवस्था भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है प्रसुप्ति अवस्था, लेटेंसी स्टेज। और ये 7 से लेकर के 12 वर्ष इसकी आयु होती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। यह शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का क्या हो जाता है? मार्गांतरीकरण हो जाता है। ये भी अवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोलैंगिक जो विकास सिद्धांत है अपना, उसमें ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पर काम प्रवृत्ति का समापन हो जाता है?
अदृश्य हो जाती है, मार्गांतरीकरण हो जाता है, तो एकमात्र स्टेज है प्रसुप्ति अवस्था, 7 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों में। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और बालक इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में ध्यान देने लग जाता है। ठीक है, और हमारी अंतिम 5वीं अवस्था इन्होंने बताई थी जननेंद्रिय अवस्था, जिसको हम जेनिटल स्टेज कहते हैं। 12 वर्ष के बाद ये अवस्था उत्पन्न होती है। इस अंतिम अवस्था में काम शक्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जननेंद्रिय अवस्था, इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, बच्चा क्या करता है, जबान हो जाता है और शादी करने के बाद बच्चे पैदा करने में अपनी क्या निकालता है, शक्ति का प्रयोग करने लगता है। तो ये काम की शक्ति कहाँ पर व्यक्त की जाती है, संतान उत्पत्ति में की जाती है, जिसको हम जननेंद्रिय अवस्था कहते हैं। 12 वर्ष के बाद होती है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए दोनों सिद्धांत समझ में आ गया होंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको और कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। अगर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पूछा जाए, मुझे साथियों मैं बता रहा हूँ आपको, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अगर पूछा जाए, क्योंकि आप लोग गलती करोगे फिर, तो ये है फ्राइड का। किसका है, फ्राइड का। और अगर पूछा जाए विश्लेषणात्मक सिद्धांत, ध्यान रखना आप लोग, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो ये है साथियों अपना युंग का, या फिर इसको हम जुंग भी कह सकते हैं। तो गलती मत करना, मुझे डाउट रहता है हमेशा इस चीज़ के ऊपर कि आप लोग गलती करके आओगे। आप लोगों को आज का ये सेशन कैसा लगा? कल के हम सेशन में पढ़ेंगे साथियों मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक एरिक्सन का, जिन्होंने अपनी 8 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था, पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये वाला इसकी 8 अवस्थाएं हैं, इनके बारे में पूरा चर्चा करेंगे हम। और अगले ही सिद्धांत के अंतर्गत हम बात करेंगे कल की क्लास में सामाजिक साम्यिक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, जो यूरी फ्रेंड बॉन्डर ने दिया था, लघु मंडल, सूक्ष्म मंडल, बृहत मंडल, इन सब के बारे में। तो कल की क्लास भी बहुत जानदार शानदार रहेगी। आपके 9 आपके विकास के सिद्धांत है, ज़रा एक बार इन सभी क्लासों को अटेंड कीजिएगा और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। आपको बता दूं मैं कि जो विद्यार्थी अगर इन नोट्सों को लेना चाहेगा, वो 51 रुपये पेड करके हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। ध्यान रखना आप लोग, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जा रहा है। अगर कोई भी विद्यार्थी इच्छुक है तो आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा, आपको यही नोट्स की PDF आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है भाई, 51 रुपये इसका चार्ज है, टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी, और आराम से अपनी तैयारी कीजिए। रेट की जो टेस्ट सीरीज़ है साथियों, वो भी आपको कहाँ चल रही है, प्री की रेट टेस्ट प्री सीरीज़, ध्यान रखना आप लोग। उसमें आपको 200 टेस्ट हैं, इसका प्राइस 151 रुपये है, और उसमें सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, विस्तार पूर्वक आपको आंसर मिलेगा। तो आप ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर और अपने तैयारी को जारी रखें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। खुराना क्लासेस ऐप भी डाउनलोड करो, अपना कोर्स ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच।